मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस की उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा के मूल विधि पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जो टॉपिक दिया है महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानून, तो उसमें आपके पाठ्यक्रम में शार्ट में लिख दिया गया है महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानून। जब इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, थोड़ा विस्तार किया, तो इसमें निकल करके ये आया कि अभी तक महिलाओं से संबंधित जितने भी अधिनियम बने हैं उन पर चर्चा की जाएगी और जो भारतीय दंड संहिता में प्रावधान किया गया है उस पर चर्चा की जाएगी। बच्चों से संबंधित जो भी कानून अब तक बने हैं उन पर चर्चा की जाएगी और बच्चों से संबंधित इंडियन पेनल कोड में जो सेक्शन दिए हैं उन पर चर्चा की जाएगी। तो अभी हम महिलाओं के संबंध में बात कर रहे थे। इसमें पहला टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमने उठाया है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 यानी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके तहत भारत में वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित किया गया है। तो इस अधिनियम के बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं से संबंधित जो अधिनियम आपको बताएंगे उसमें महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण प्रतिषेध अधिनियम और दूसरा आपका होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम और एक अधिनियम के बारे में और बात करूंगा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम। तो ये मेन पॉइंट होंगे जिस पे महिलाओं से संबंधित अधिनियम के बारे में बात करूंगा। टोटल 4 से 5 अधिनियम होंगे और निश्चित रूप से 2 से 3 सवाल यहाँ से बन जाते हैं। तो आप आज देखेंगे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। आइए पहले पॉइंट पर आ जाइए। अगले पॉइंट पे आ गया हूँ मैं और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, पूरी पृष्ठभूमि लेकर के चलूँगा, पूरी भूमिका लेकर के चलूँगा, क्योंकि ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आखिर अनैतिक व्यापार है क्या, मीन्स प्रोस्टिट्यूशन या वेश्यावृत्ति है क्या, कैसे आप कहेंगे कि वेश्यावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन और पॉइंटों को या भूमिका को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ पॉइंटों में मैं एक एक भूमिका आपको क्लियर करा दूँगा और उसके बाद वेश्यावृत्ति की डेफिनेशन क्या हो सकती है, वेश्यालय की डेफिनेशन क्या हो सकती है, इस चीज़ पे चर्चा करेंगे और फिर अधिनियम में धाराओं में क्या प्रावधान किया गया है इस पे चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है कि भारतवर्ष में वैवाहिक संबंध के बाहर यौन संबंध बनाना नैतिक नहीं समझा जाता है। तो भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो भारत का इतिहास रहा है, इसमें यौन संबंध, वैवाहिक यौन संबंध को मान्यता दी गई है। इससे इतर यौन संबंधों को अवैध माना जाता है। कुछ देशों में ऐसा नहीं है, लेकिन भारत की संस्कृति इसको मान्यता प्रदान करती है। वेश्यावृत्ति भी इसी के अंतर्गत आती है, किंतु दो वयस्क के यौन संबंध को यदि वह जन शिष्टाचार के विपरीत न हो तो कानून उसे व्यक्तिगत मानता है। इस पॉइंट से ये मतलब है कि दो वयस्क व्यक्ति यदि यौन संबंध सहमति से बनाते हैं तो कानून इसे निजी मामला मानता है, जो कि दंडनीय अपराध नहीं है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जन शिष्टाचार के विरुद्ध या विपरीत नहीं होना चाहिए, यानी लोक स्थान पर या लोक व्यवस्था को भंग करने वाला नहीं होना चाहिए। आइए अगले पॉइंट पर आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट पर, और एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, क्वेरी कहीं से भी हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बता रहा है कि भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 से लेकर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम अर्थात वेश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम 1956 तक जो भी कानून बने वो सिर्फ बेसिकली इसको नियंत्रण कर सके, यानी इनका जो प्रभाव था वो नियंत्रण तक प्रभाव था। ऐसा कोई भी कानून नहीं बना जो वेश्यावृत्ति का उन्मूलन पूरी तरह से कर सके, यानी ये कहीं ना कहीं उसे किसी हद तक रोक पाने में सफल रहे लेकिन उन्मूलन करने में सफल नहीं रहे। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वेश्यावृत्ति वर्तमान में प्रचलन में है। तो
इसको किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, किस तरह से उन्मूलन किया जा सकता है, इस पॉइंटों पे हम बात करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है और जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक ऐसी समस्याओं को कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। आइए अगले पॉइंट पर आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि वे कानून बन चुका है, 1956 में अधिनियम आ चुका है जो इस व्यवसाय को केवल नियंत्रित करने तक ही प्रभावी रह सका। अब सवाल उठता है कि किस तरह से और किसका सहयोग अपेक्षित है। यहाँ पे वेश्यावृत्ति का उन्मूलन सरल नहीं है, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है। वेश्यावृत्ति का उन्मूलन सरल नहीं है, पर ऐसे सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए जिससे इस व्यवसाय को प्रोत्साहन ना मिले। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे सभी प्रयास किए जाने चाहिए जिससे प्रोस्टिट्यूशन के व्यवसाय को प्रोत्साहन ना मिले, और ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। समाज की नैतिकता का ह्रास ना हो तथा जन स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े। तो ऐसे पॉइंटों पे विचार करने की ज़रूरत है। ये एक मुहिम के तहत संभव हो सकता है जब समाज का हर वर्ग ऐसा करना चाहेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट पे। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे जितने भी अभी कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रावधान है 1956 का ये अधिनियम, ये हमारा वेश्यावृत्ति से जुड़े व्यक्तियों को दंड देने में सक्षम है। किंतु यहाँ पे फिर से वही पॉइंट आता है कि जन सहयोग और समाज का सहयोग और समाज की जागरूकता यहाँ पे अपेक्षित है। तो ये पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा। कानून स्त्री व्यापार में संलग्न व्यक्तियों को कठोरतम दंड देने में सक्षम है, किंतु यहाँ समाज समय की गति को पहचानते हुए ऐसी रूढ़ियों का परित्याग करे जिससे वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। कुछ समाज में कुछ स्थानों पर ऐसी परंपरा बना रखी है कि ये जीविका कमाने का साधन जायज़ है, जिसको कानून नकारता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वेश्यावृत्ति के जरिए अपनी उपजीविका नहीं कमा सकता है। तो ऐसी रूढ़ियों का परित्याग करें जिससे वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। अतः समाज के अपेक्षित योगदान के अभाव में इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अतः समाज के अपेक्षित योगदान के अभाव में इस समस्या का समाधान संभव नहीं है, क्योंकि यह समाज से जुड़ी हुई एक गंभीर समस्या है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। 4 पॉइंटों में मैंने आपकी इसकी भूमिका को क्लियर कर दिया है। अब आगे मेन पॉइंट पे आइए, आ जाइए अगले पॉइंट पर। और इस पॉइंट में मैंने 2 डेफिनेशन आपको क्लियर कराई है कि वेश्यावृत्ति क्या होती है और वेश्यालय क्या होते हैं। तो इनकी परिभाषा आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिए लैंगिक शोषण करने को वेश्यावृत्ति कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिए लैंगिक शोषण करने को प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है। हालांकि धारा 2 में परिभाषाएं सारी दी हुई हैं, लेकिन वो उतनी आवश्यक नहीं है। मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिया है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है वेश्यालय किसे कहेंगे या वेश्याघर किसे कहेंगे। तो किसी मकान, कमरा, फ्लैट, वाहन, स्थान या उसके किसी भाग जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए लैंगिक शोषण किया जा रहा है, ऐसे स्थान को वेश्याघर या वेश्यालय कहा जाएगा। तो ये सामान्य सी परिभाषा है जिससे आपको क्लियर हो गया कि किन पॉइंटों पे हम बात कर रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेरी आपसे हो जाएगी। 10 मई 1950 के न्यूयॉर्क सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कई देशों ने भाग लिया, और उस सम्मेलन में निष्कर्ष ये निकल के आया कि वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित किया जाए, वेश्यावृत्ति को जीविका का साधन न बनाया जाए। इस रेफरेंस में भारत में भी कानून लाने में सहारा मिला। और दूसरा पॉइंट, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट मेंशन है यानी मौलिक अधिकार मेंशन है कि धारा 23 को संदर्भ मानते हुए यानी 2 पॉइंटों को रेफरेंस बनाया गया। पहला पॉइंट था कि 10 मई 1950 के न्यूयॉर्क सम्मेलन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। 10 मई 1950 के न्यूयॉर्क सम्मेलन तथा भारतीय संविधान के भाग 3, मालूम है कि फंडामेंटल राइट्स इसमें है, कि अनुच्छेद 23 के अनुपालन में यह अधिनियम लाया गया। यानी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की जो पृष्ठभूमि है वो डिपेंड करती है 1950 के न्यूयॉर्क सम्मेलन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 के सेक्शन 23 के ऊपर। तो और ये 30 दिसंबर 1956 को लागू हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम यानी वेश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम 1956 कब लागू हुआ या कब प्रवर्त हुआ या लागू हुआ, तो आप ध्यान रखेंगे 30 दिसंबर 1956 को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। अधिनियम की धाराओं पे बात करते हैं और अधिनियम की धारा 1, अधिनियम की धारा 1 में कहा गया है अधिनियम का नाम, इसका विस्तार और ये प्रवर्त कब हुआ। तो 3 पॉइंट अधिनियम की धारा 1 में दिए हैं, ये तीनों जानना ज़रूरी है। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रवर्त। तो संक्षिप्त नाम है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, क्लियर हो गए होंगे। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। विस्तार संपूर्ण भारत, यानी इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये लागू या प्रवर्त कब हुआ। तो 30 दिसंबर 1956 को लागू हुआ और सभी धाराओं के साथ लागू हुआ, यानी अधिनियम की जितनी भी धाराएं हैं वे एक साथ लागू की गई थी 30 दिसंबर 1956 को। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अधिनियम की धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि वेश्यावृत्ति की परिभाषा क्या है, वेश्यालय की परिभाषा क्या है, वयस्क की परिभाषा क्या है, अवयस्क की परिभाषा क्या है। तो इन पॉइंटों पे जितनी भी परिभाषाएं दी हैं जो न्यायालय में वाद योग्य होंगी, वो सारी परिभाषाओं को स्पष्ट किया गया है। आ जाइए अधिनियम की धारा 3 पर। ये अधिनियम की धारा 3 आप देखिए, और इसके अंतर्गत वेश्याघर चलाना। अधिनियम की धारा 3 हम बात कर रहे हैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के। इसके अंतर्गत वेश्याघर चलाना या वेश्यावृत्ति बनाए रखना या वेश्यावृत्ति के लिए परिसर को किराए पर देना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। क्लियर हो गया होगा। वेश्यावृत्ति चलाना, वेश्यावृत्ति को बनाए रखना, उसके लिए परिसर को, अपने मकान को, भवन को, फ्लैट को किराए पे देना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। प्रथम बार में यदि दोष सिद्धि होती है तो 3 वर्ष तक के कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किंतु यदि अपराध की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात दूसरी बार जब दोष सिद्धि होता है, तो उसे 5 वर्ष तक के कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 4 आपके सामने नोट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर यही पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में या एपीओ एग्ज़ाम है या जो भी लॉ से संबंधित एग्ज़ाम है उनमें कई बार ये रिपीट हुआ है। तो आप इस धारा को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, मैंने इम्पोर्टेंट इसमें नोट कर दिया है। वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वाह के लिए दंड, अर्थात कोई व्यक्ति ये नहीं कह करके बच सकता है कि वह इस व्यापार से अपनी जीविका कमा रहा है या अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस व्यापार को ही अनैतिक बनाकर दंडनीय बना दिया गया है। तो क्लियर हो गया होगा कि कोई भी महिला या कोई भी स्त्री इस व्यापार को प्रासंगिक नहीं ठहरा सकती है, जायज नहीं ठहरा सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा, वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वाह के लिए दंड, अर्थात 18 वर्ष के ऊपर की आयु का कोई व्यक्ति जो अपनी जीविका के रूप में जानबूझकर वेश्यावृत्ति को अपनाता है, उसे 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे तक शब्द हमने इसलिए प्रयोग किया है कि ये सज़ा जो है 7
वर्ष से कम नहीं हो सकती है और 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। अधिनियम की धारा 5 पे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराने के लिए दंड का प्रावधान है। ये धाराएं सब अलग अलग याद रखिएगा, 3, 4 और 5, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराने के लिए दंड का प्रावधान है, जो कि 7 वर्ष से 14 वर्ष तक कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडनीय होगा। अब यहाँ पे एक नोट हमने लिखा है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहमति को प्राप्त करने के बाद उससे वेश्यावृत्ति कराता है तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। किंतु यही व्यक्ति बिना उसकी सहमति के, यानी उसकी असहमति के बावजूद भी जबरन उससे वेश्यावृत्ति कराता है तो 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, अधिनियम की धारा 6 पर। तो अधिनियम की धारा 6 में मैंने 2 पॉइंट आपको बताए हैं, अधिनियम की धारा 6 और 6(4), यानी अधिनियम की धारा उपधारा 6(4). पहले पॉइंट पे आप देखिए, किसी व्यक्ति को, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, स्लिप हो गया है, ऊपर लिख देता हूँ, किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति कराने के लिए किसी परिसर में निरुद्ध रखने के लिए दंड का प्रावधान है। इसका मतलब क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को प्रोस्टिट्यूशन कराने के उद्देश्य से किसी मकान में, किसी कमरे में, किसी फ्लैट में बंद कर देना, जहाँ से वो किसी से सहायता प्राप्त ना कर सके, मीन्स निरुद्ध कर देना। इसके लिए आजीवन कारावास तक से उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो अधिनियम की धारा 6 को ध्यान रखेंगे, किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति कराने के लिए किसी परिसर में निरुद्ध रखने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत आजीवन कारावास तक से दंडित किया जा सकता है। आ जाइए अधिनियम की धारा 6(4) में, इसके अंतर्गत किसी स्त्री या लड़की के विरुद्ध उस व्यक्ति के आवेदन पर जिसके द्वारा निरुद्ध की गई थी कोई आभूषण, धन या गिरवी संपत्ति की वसूली के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने मेंशन भी कर दिया है 6(4) को यहाँ पे। जिस व्यक्ति ने किसी महिला को या किसी लड़की को वेश्यावृत्ति कराने के उद्देश्य से निरुद्ध किया है, वह ये प्रार्थना पत्र नहीं दे सकता है या वाद नहीं ला सकता है कि अमुक महिला पर उसकी रखी हुई संपत्ति गिरवी है, या उसने कोई धन लिया है, या कोई उपहार लिया है, या उसने कोई आभूषण लिया है, तो इसकी वसूली के लिए वो वाद नहीं ला सकता है। इसका प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिनियम की धारा 6 और 6(4) दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, अधिनियम की धारा 7 पे, और इसी के साथ धारा 8 भी हम देख लेंगे। अधिनियम की धारा 7, इसके अंतर्गत किसी लोक स्थान से मतलब है पब्लिक प्लेस से, ऐसा पब्लिक प्लेस जहाँ पे जाने के लिए कोई मनाही ना हो, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। लाइक दिस, धार्मिक स्थल हो गया, अस्पताल हो गया, छात्रावास हो गया, होटल हो गया, तो इसे हम पब्लिक प्लेस कहेंगे, लोक स्थान। इसके अंतर्गत किसी लोक स्थान या उसके आसपास वेश्यावृत्ति करने या कराने के लिए दंड का प्रावधान है, जो कि 7 वर्ष के कठोर कारावास तक हो सकता है। और इसमें लोक स्थान में जैसे धर्म स्थल हो गया, कोई तीर्थ स्थल हो गया, उसके पास जहाँ पे गैदरिंग होती है, जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, होटल हो गया, या कोई छात्रावास हो गया, अस्पताल परिसर के आसपास हो गया, तो उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 8 देखिए, वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए याचना करना या इशारा करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 8 में वेश्यावृत्ति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी से याचना करना मीन्स विनती करना या इशारा करना दंडनीय अपराध है। इस धारा के तहत किसी स्त्री को भी दंडित किया जाएगा जो किसी अज्ञात व्यक्ति जिसे वो नहीं जानती है से छेड़छाड़ करती है, और इसके तहत 1 वर्ष के कारावास व 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, अधिनियम की धारा 14 पे।
अधिनियम की धारा 14 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत वेश्यावृत्ति किसी भी प्रकार से एक संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, धारा 14 के तहत इसे संज्ञेय अपराध बनाया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिनियम की धारा 14 के तहत वेश्यावृत्ति को एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है। अधिनियम की धारा 15, इसके तहत बिना वारंट तलाशी ली जा सकती है। पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उप निरीक्षक या उससे ऊपर का अधिकारी है, किसी होटल, किसी फ्लैट, किसी मकान में यदि ये सूचना मिलती है कि अमुक मकान, फ्लैट, होटल में वेश्यावृत्ति संचालित की जा रही है, तो पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के किसी भी समय बिना वारंट के उस भवन की या फ्लैट की या होटल की तलाशी ले सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है धारा 15। अधिनियम की धारा 16 पे आ जाइए। इसके अंतर्गत उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर, इसके अंतर्गत उप निरीक्षक या उससे ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी वेश्यागृह से किसी व्यक्ति को छुड़ा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अधिनियम की धारा 16 में उप निरीक्षक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी को ये शक्ति प्राप्त है कि वेश्यागृह से वो किसी भी व्यक्ति को मुक्त करा सकता है। अधिनियम की धारा 22 और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत इस अधिनियम के मामलों में विचारण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अधिनियम की धारा 22 में विचारण जो होगा, ट्रायल होगा, वो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से आपने पूरा देखा कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम यानी वेश्यावृत्ति उन्मूलन कानून 1956 डिटेल में मैंने आपको बताया, और यहाँ से 8 से 10 आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं, खास करके यूपीएसआई के लिए जो इम्पोर्टेंट 8 से 10 पॉइंट बनते हैं, आप इसको गहराई से पढ़िएगा और उन पॉइंटों पे मैंने प्रेशर दिया है, उन पे जोर दिया है, उन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिएगा और आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।